Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about cooperative federalism, that is a form of federalism. In this video, I will cover meaning of cooperative federalism, characteristics of cooperative federalism, and also merits and demerits of cooperative federalism in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of cooperative federalism. Means cooperative federalism means क्या होता है ये देखते हैं. Cooperative federalism is a system where central and state governments work together to make policies, solve a problem and run the country efficiently. जैसे कि हम जानते हैं कि फेडरलिज्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें किसी कंट्री को रन करने की जो पावर होती है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच बटी हुई होती है, जबकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फेडरलिज्म का ही एक फॉर्म है जिसमें ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर होता है वो बटे हुए होते हैं और वो एक साथ काम करके वर्क टुगेदर एक साथ काम करके पॉलिसीज़ बनाते हैं और उस कंट्री में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक साथ काम करते हैं और उस कंट्री के जो गवर्नेंस है उसको इफिशियंटली रन करते हैं. सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू मेक पॉलिसीज, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रन द कंट्री इफिशियंटली. Cooperative federalism about collaboration and mutual assistance rather than strict separation of पावर. जिस कंट्री में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस्टेब्लिश होती है वहाँ पे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच कोलैबोरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस पाया जाता है. उनके बीच जो है सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं कहेंगे, जो डिवीज़न ऑफ पावर है उनके बीच स्ट्रिक्टली बटे हुए नहीं होते हैं. वो एक दूसरे के सहमति के साथ, म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ, कोलैबोरेशन के साथ उस कंट्री को गवर्न करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. एग्जाम्पल के लिए जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह ही है जिसमें जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो जो भी इम्पॉर्टेंट इशू है, मैटर है, उस पर एक साथ काम करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए. जैसे कि एजुकेशन प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन सब मैटर में, इन सब इशू में जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट म्यूचुअली असिस्टेंट एक दूसरे को देते हैं और एक साथ काम करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कंट्री को ग्रो करने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फिर फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो पहला है शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर शेयर पावर एंड म्यूचुअल असिस्टेंट. मीन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है उन दोनों के बीच जो किसी कंट्री को रन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन दोनों के बीच वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई होती है और वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं और किसी कंट्री को इफिशियंटली रन कराते हैं, किसी कंट्री के गवर्नेंस को चलाते हैं. बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो पॉलिसी को मेक करते हैं और जो पूरे कंट्री है, पूरे कंट्री में लोकल गवर्नेंस से लेकर पूरे सेंट्रल लेवल तक जो जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का भी काम करते हैं बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट म्यूचुअली असिस्टेंट के साथ, कोलैबोरेशन के साथ. अगला है फाइनेंशियल कोऑपरेशन. दोनों लेवल की गवर्नमेंट के बीच जो फाइनेंशियल कोऑपरेशन देखा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, जो कि एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू स्टेट्स फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो स्टेट में कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि पुल बनाने का या फिर हेल्थ केयर जो प्रोजेक्ट होते हैं, हॉस्पिटल बनाने का, इन सब मैटर पे, इन सब प्रोजेक्ट्स पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है, जो कि एक फीचर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अगला है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस. जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट है उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट पाया जाता है और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ये दोनों जो लेवल की गवर्नमेंट है म्यूचुअली वर्क करके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कंट्री को गवर्न करते हैं.
स्टेट रिलाई ऑन द सेंटर फॉर फंड्स, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर पर डिपेंड होती है फाइनेंशियल फंड के लिए जो कि उनके प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक है। वाइल द सेंटर डिपेंड ऑन स्टेट फॉर लोकल गवर्नेंस, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट पे डिपेंड करती है, जो उनकी पॉलिसी है, जो उनके लॉज हैं वो लोकल लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट है उनके बीच, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस को देखा जाता है, जो कि एक इसका फीचर है। अगला है इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। ये भी एक फीचर है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कि जिस कंट्री में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होती है वहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, स्टेट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, दोनों गवर्नमेंट के लिए एक ही इंस्टीट्यूशन होता है। Special bodies like GST Council in India ensure cooperation between center and state। जो जीएसटी काउंसिल है वो एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट्स के लिए भी, इंडिया में स्टेट्स के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, दोनों के लिए काम करती है और दोनों के बीच कोऑपरेशन को इंश्योर करती है। सो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मीन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के क्या क्या फ़ायदे हैं इसको देखते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होने के नाते जो सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कंट्री के ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, किसी स्पेशल मैटर पे को सॉल्व करने के लिए, या फिर किसी जो मैटर है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसकी ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसी बनाती है, तो यदि उस कंट्री में जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव हुई तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी आसानी तरीके से और बड़े लेवल पे उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कम्पिटेटिव फेडरलिज्म होती है जो कि इसका अपोजिट है, तो उस वहाँ पे उसका एक डीमेरिट हो जाता है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कोई भी पॉलिसी को जो स्टेट है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा मेरिट ये है कि वहाँ पे जो पॉलिसी है वो काफ़ी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। Ensure national programs like education, health and poverty reduction work efficiently। जो नेशनल प्रोग्राम होते हैं, नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो स्टेट्स होते हैं उसको अच्छे से एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि किसी ग्रोथ के लिए, किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा मेरिट है बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अगला है स्ट्रॉन्गर नेशनल यूनिटी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नेशनल यूनिटी को प्रमोट करती है, नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में किसी कंट्री की जो यूनिटी होती है उस वो मजबूत होती जाती है, क्योंकि दोनों जो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो एक साथ पॉलिसी को बनाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे जो इस कंट्री के सिटीजन्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस प्रकार से जो कंट्री है वो यूनिटी में चेंज हो जाती है, एकता उन लोग सिटीजन्स के मन में एकता की भावना आती है। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज promote national unity, encourages collaboration rather than conflict between different level of government। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा न देकर कोलैबोरेशन को प्रमोट करती है, कोलैबोरेशन को इंश्योर करती है, जिस कारण उस कंट्री में नेशनल यूनिटी को बढ़ावा मिलता है, नेशनल यूनिटी मजबूत होते जाती है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कोई पॉलिसी बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लोकल एरिया, लोकल जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है उस पॉलिसी को अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करें और उसके डेवलप कर सकें, अपने एरिया को डेवलप कर सकें। सो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अलाउज स्टेट टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एज पर देयर लोकल नीड्स वाइल फॉलोइंग नेशनल गाइडलाइंस। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि अपने लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करे, नेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। अगला है इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट।
जो कि एक बहुत बड़ा मेरिट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कि जिस कंट्री में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होती है वहाँ पे यदि किसी स्पेसिफिक स्टेट के किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई क्राइसिस आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक साथ काम करके उस क्राइसिस को मैनेज करते हैं, उस क्राइसिस को सॉल्व करते हैं, जो कि एक मेरिट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ड्यूरिंग डिजास्टर लाइक कोविड-19, जैसे इंडिया में कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था, तो वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करके उसको प्रिवेंट करने की उसको उसके फैलाव को कम करने में मदद किए और इफेक्टिवली तरीके से कंट्री को गवर्न किए, जो कि एक मेरिट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ड्यूरिंग डिजास्टर लाइक कोविड-19 बोथ गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड रिलीफ। यदि कोई डिज़ास्टर हो जाती है किसी कंट्री के स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्टेट के स्पेसिफिक एरिया में, तो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक साथ काम करके उस मैनेजमेंट मीन्स उस क्राइसिस का को मैनेज करते हैं और जो वहाँ के इंडिविजुअल्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मीन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की क्या क्या डीमेरिट हैं इसको देखते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके बीच कभी कभी पावर और फंड्स को लेकर कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। कन्फ्लिक्ट्स ओवर पावर एंड फंड्स। States may feel that center has too much control over resources. This leads to conflict. कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इस बात को फील करने लगती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमी को प्रिवेंट करती है, जिस कारण जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अगला है रीजनल इम्बैलेंस। रिचर स्टेट्स में बेनिफिट मोर फ्रॉम कोऑपरेशन, लिविंग पुअरर स्टेट बिहाइंड। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो रिचर स्टेट होते हैं, मीन्स जो अमीर स्टेट होते हैं, जो डेवलप स्टेट होते हैं, उनका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कारण, कोऑपरेशन के कारण बेनिफिट होता है, वो और भी ज़्यादा डेवलप होते जाते हैं, जबकि जो पुअर स्टेट होते हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिस कारण कंट्री में रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अगला है ब्लड लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से सेपरेट नहीं किया गया होता है, स्ट्रिक्ट तरीके से डिवाइड नहीं किया गया होता है, जिस कारण इस बात को डिटरमाइन करने के लिए कि किस पॉलिसी के लिए कौन सी लेवल की गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, वो डिफ़िकल्ट होता है। सो ब्लड लाइन्स ऑफ अथॉरिटी इज आल्सो अ डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। It can be difficult to determine which level of government is responsible for certain policies. जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच अथॉरिटी को स्ट्रिक्ट तरीके से सेपरेट डिवाइड नहीं किया गया होता है, जिस कारण किसी पॉलिसी के लिए कौन से लेवल की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ये डिसाइड करना, ये डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट होता है। अगला है इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ावा देता है। कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसीज अक्रॉस मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग। पॉलिसी जो है वो कोऑर्डिनेटिंग होने के कारण जो कई सारे लेवल से गुजरती है, जिस कारण कई सारे गवर्नमेंट से गुजरती है, जिस कारण वो जो पॉलिसी है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। इसके साथ साथ कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो कि एक डीमेरिट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। अब हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। India's federal system is often described as cooperative federalism। जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो कई सारे स्कॉलर द्वारा ये डिफाइन किया जाता है, ये डिस्क्राइब किया जाता है कि इंडियन फेडरल सिस्टम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स many provisions that promote collaboration between the central and state governments। क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे कई सारे प्रोविज़न को इंक्लूड करती है जो कि ये दिखाती है, इस बात को प्रमोट करती है कि इंडिया की जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया में जो सेंट्रल और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच कोलैबोरेशन होते हैं, उनके बीच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के द्वारा कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 80 को ले लिया जाए, जिसमें राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कही गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें 2 हाउस होंगे, एक लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 54 जिसमें जो है इलेक्टोरल कॉलेज के अकॉर्डिंग जो
स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, जो कि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने वाला प्रोविजन है। इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977, ये एक ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया या फिर कोऑपरेटिव बताया। So, Indian federal system is also considered as cooperative federalism. Example of cooperative federalism in India are the distribution of power in the seventh schedule. सेवन्थ शेड्यूल में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी भी इशू पे किसी भी मैटर पे लॉ बनाने का जो पावर है वो उनके बीच डिवाइड किया गया है सेवन्थ शेड्यूल में, जिसके अंतर्गत 3 लिस्ट हैं। लिस्ट 1 में जो है लॉज, लिस्ट 1 में जो सब्जेक्ट मैटर हैं उस पर लॉ बनाने का जो पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जबकि लिस्ट 2 में जो पावर है, जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर लॉ बनाने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जबकि लिस्ट 3 जो कि कंकरेंट लिस्ट है, जिस सब्जेक्ट मैटर पे बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस पर लॉ बना सकते हैं। जबकि यदि दोनों लेवल के गवर्नमेंट के बीच यदि उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाया है जो कि कंकरेंट लिस्ट का है, थर्ड लिस्ट का है, यदि उन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होता है और वो दोनों जो लॉज हैं एक दूसरे के इनकन्सिस्टेंट हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ है वो प्रिवेल करेगी, जो कि सेवन्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग दोनों लेवल की गवर्नमेंट के बीच पावर का डिवीजन है कि किस मैटर पे कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन डिस्ट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू। जो फाइनेंस कमीशन है वो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो रेवेन्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। अगला है जीएसटी काउंसिल, ये भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। जीएसटी जो है ये एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है जिसके अंतर्गत पूरे जो इंडिया है पूरे कंट्री पे सेम लेवल ऑफ टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो जीएसटी काउंसिल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सो ये था हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का फुल कॉन्सेप्ट जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इफ यू फाउंड दिस एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।